हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा थर्ड चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम 2 चैप्टर कर चुके हैं जिसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और सेकंड चैप्टर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो अकाउंटिंग की वो सीखी थी। आज का जो चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बच्चे इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें से हर बार आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है और इस चैप्टर में से हमेशा ही क्वेश्चन जो है वो बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स मींस किस तरह से कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनके जरिए हम अकाउंटिंग को करते हैं। इट मींस अकाउंटिंग प्रोसेस को तैयार करते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो ए सेट ऑफ रूल्स विच प्रोवाइड गाइडलाइंस, जो क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं किस चीज की, प्रिपेयर टू अकाउंटिंग प्रोसेस, यानी कि अकाउंटिंग की प्रोसेस को प्रिपेयर करने के लिए जो रूल्स, ए सेट ऑफ रूल्स जो है वो हमें क्या करते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ रूल्स क्यों कहा गया है यहाँ पर। सेट ऑफ रूल्स का मतलब है कि एक ऐसे रूल्स जो हर जगह अवेलेबल हो, एप्लीकेबल हो, यानी कि जिनको क्या कर लिया गया है, सभी ने जिनको अपना लिया है। मीन्स क्या है, जो भी हमारे इन्वेस्टर थे, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, यानी कि हमारे जो बिजनेस में इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो क्या चाहती हैं, वो किसी भी फर्म का ये देखना चाहती हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी कि जिसमें वो इंटरेस्ट करती हैं वो उस बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन चाहती हैं। तो क्या हुआ, जब बिजनेसमैन ने अपने अकाउंट्स रखने शुरू किए तो हर बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग अकाउंट रखने लगा। तो उससे क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बनी। यूनिफॉर्मिटी नहीं बनने के कारण जो लोग हैं उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, जिसके कारण जो फिर हमारे बड़े बड़े अकाउंटेंट्स थे उन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स तैयार कर दिया, यानी कि एक ऐसे रूल्स तैयार कर दिए जो सभी के लिए क्या हो, एप्लीकेबल हो। कुछ उसमें प्रिंसिपल्स आए, कुछ हमारी अजम्पशंस आई और कुछ हमारी कन्वेंशंस आई। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा है कि सेट ऑफ रूल्स, ऐसे रूल्स जो सबके द्वारा अपनाए जाते हैं, विच प्रोवाइड, जो एक नॉर्मल गाइडलाइंस देते हैं किस चीज के लिए, अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए। अब बात आती है अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग से लेकर के, यानी कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग से लेकर के उसमें उस इंफॉर्मेशन को अपनी पार्टीज तक कम्युनिकेट करने में जितनी भी हमारी स्टेप्स आते हैं वो क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस को हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छी तरह, बहुत डिटेल में क्या किया है, पढ़ चुके हैं। अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहा जाता है GAAP। GAAP का मतलब क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो क्वेश्चन पेपर में आपको दिख सकता है। और जब भी आपसे GAAP के बारे में पूछा जाए तो इसका मतलब क्या है, आप क्या कहेंगे, एक ऐसे रूल्स, यानी कि ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो क्या है, जनरली एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, GAAP का नाम उन्हें दिया गया है। अब देखते हैं अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनके कुछ फीचर्स हैं। प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी, यानी कि क्या है, जो हमारे प्रिंसिपल है वो यूनिफॉर्म है। जब हमें यूनिफॉर्मिटी लानी है, यानी कि एक जैसे अकाउंट्स तैयार करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिफॉर्म होने चाहिए, यानी कि हर जगह सेम होने चाहिए। हमारी सेकंड फीचर क्या कहते हैं, दीज आर मैन मेड एंड डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब हम बात करते हैं मैन मेड। मैन मेड क्या है कि इसे लोगों ने बनाया है, यानी कि किस चीज से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, जो कि क्या है, जिसको हम लैब में टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे साइंस के रूल होते हैं जिनको हम लैब में टेस्ट कर सकते हैं, तो लैब में टेस्ट करने के बाद वो क्या होते हैं कि वो साइंटिफिकली क्या माने जाते हैं, वो टेस्टेड माने जाते हैं। लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम साइंटिफिकली टेस्ट नहीं कर सकते लैब में, तो इसलिए कहा जाता है मैन मेड है और ये एक्सपीरियंस से आए हैं, ये किसी टेस्ट से नहीं आए हैं, ये किससे आए हैं, ये एक्सपीरियंस से बने हैं। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, दीज आर नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब यहाँ पर क्या है, स्टैटिक का मतलब है जो ये रूल्स हैं, यानी कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो पूरी तरह से स्टैटिक नहीं है, यानी कि पूरी तरह से स्थिर नहीं है, स्थिर। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस वी कैन चेंज द प्रिंसिपल्स, यानी कि
अब बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है, यानी किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या आते हैं? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। ये पूरी तरह, जैसे जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं स्टैटिक होते हैं, यानी कि जो जैसे मान ले जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो एज इट इज रहेंगी, कहीं भी हम चले जाएं, लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है वो उस तरह से स्टैटिक नहीं होते। अब अगर हम बात करें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, हमारी बुक्स में जो क्या किया गया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को हमने नाम दिया है अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस, और सेकंड को दिया हमने अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब इनमें भी एक डिफरेंस है, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस क्या होती है और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है। अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब है ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे प्रिंसिपल्स जो सभी बिजनेसमैन यानी कि जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सभी के जरिए क्या है अपनाए जाएंगे, यानी कि ये सब में क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस होती हैं वो डिफर करती हैं बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कोई भी पर्सन इसको क्या कर सकता है? अपने पर्सनल जजमेंट से चेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पर्सनल जजमेंट हमें दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर हमें सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी में क्या है? ये अजम्पशंस जो है वो सेम दिखेंगी, लेकिन जो कन्वेंशंस होती है वो क्या है? बिजनेस टू बिजनेस क्या है? वो अलग अलग हो सकती है। तो इसी तरह से हमारे कई बिजनेस कंसेप्ट हैं और कई सारी कन्वेंशंस हैं। तो अब हमें मेन जो हमारा मुद्दा है वो क्या है? हमें इन अजम्पशंस को और इन कन्वेंशंस को क्या करना है? पढ़ना है। ये सिर्फ आपकी क्या थी? नॉलेज के लिए था। इसमें से क्वेश्चन जो है कम पूछा जाता है, क्वेश्चन सब हमारे यहाँ से पूछा जाएगा आपके पेपर में। कंसेप्ट कौन कौन से हैं हमारे, कन्वेंशंस कौन कौन सी है, कौन सी कन्वेंशन किस तरह से क्या होती है? एप्लीकेबल होती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कंसेप्ट की बात करें हमारा, तो हमारा आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सेकंड है एक्रूअल कंसेप्ट और थर्ड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। यानी कि जो ये कंसेप्ट है ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, जो 3 कंसेप्ट ये दिए गए हैं ये हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट है। इनके अलावा हमारे पास और भी कई कंसेप्ट्स हैं और कुछ क्या है? कन्वेंशंस है, जिनको अब हम यहाँ आगे पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल यानी फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जो कोई भी बिजनेस है, यानी कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, वो लंबे समय तक क्या करेगा? टिकेगा इसमें मार्केट में। यानी कि कोई भी बिजनेस जो है वो सडनली बंद होने के लिए ओपन नहीं किया जाता। हम ये सोचकर चलते हैं कि कोई भी बिजनेस क्या है वो लंबे समय तक यानी कि काफी सालों तक क्या रहेगा? हमारे मार्केट में बना रहेगा। तो इसी बेस को हम लेकर चलते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं, तो आज हमने उस मशीनरी को परचेज किया है, तो हम अगले 10 सालों तक एस्टिमेट लगा के चलते हैं कि ये मशीन हमारा काम करेगी, और उसी के बेस पर हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी अजम्पशन यानी कि कोई भी हम जब कंसेप्ट लेकर चलते हैं कोई कंसर्न का, तो ये कहता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सडनली बंद नहीं होगा और वो लंबे समय तक मार्केट में टिकेगा। कोई कंसर्न में क्या है? जैसे आप मान लीजिए आप भी कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, मान लीजिए आपने एक बिजनेस खोला, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका बिजनेस जो है वो तुरंत 1-2 साल में बंद हो जाए। आप ये सोचेंगे कि वो बिजनेस टाइम टू टाइम तरक्की करता रहे और वो लंबे समय तक मार्केट में टिके 40-50-100 तक। तो इसलिए हम इसी जो कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर जो हमारे बैंक्स वगैरह है, हम अगर लोन लेते हैं यानी कि डिबेंचर्स वगैरह परचेज करते हैं, तो वो भी हमारे इसी कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। क्योंकि बैंक से अगर हम लोन लेते हैं 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, कितना भी ले सकते हैं, तो वो इसी जो हमारे कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं। यानी कि कोई भी बिजनेस जो है वो क्या करेगा? कोई कंसर्न कंसेप्ट को लेकर चलेगा। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो वो इसी को क्या है? फॉलो करता है। अगर हम सेकंड की बात करें, एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि जिस टाइम हमारा कोई भी एक्सपेंस हुआ है या कोई भी हमारी क्या इनकम हुई है, चाहे हमने कैश में पेमेंट की है या कैश में पेमेंट आई है या नहीं आई है, उसको हम क्या करेंगे? उसी टाइम
कंसीडर कर लेंगे अपने अकाउंट्स में। मान लीजिए हमने सेल की है, सेल कर दी हमने, लेकिन वो सेल क्या है, वो कैश में नहीं है, क्रेडिट सेल है। तो इसी टाइम हम इसको क्या कर लेंगे, ये पैसा हमें अभी नहीं मिला है, कैश हमें रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम क्या कर देंगे, कंसीडर करेंगे। हम इसी टाइम, जिस टाइम हमारी सेल हुई है, इसी टाइम इसको कंसीडर करेंगे। जिस टाइम एक्रू हुई है, इनकी उसी टाइम हम अपने क्या है, इनकम को क्या कर लेंगे, रिवेन्यू को अपने क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। लेकिन हमें ये मैटर नहीं करता कि वो कैश अभी मिला है या नहीं मिला है। इस तरह हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिस टाइम हमने उसका बेनिफिट ले लिया है, मान लीजिए कोई सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी रह जाती है, यानी कि हम बेनिफिट ले चुके हैं उसका, लेकिन फिर भी क्या है, हमने पेमेंट अभी नहीं की है, तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, उसको अपने बुक्स में कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि वो खर्चा हमारा हो चुका है। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट में क्या कहता है, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि कोई भी इनकम या कोई भी रेवेन्यू हो या कोई भी एक्सपेंस, या तो वो पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, या हमें कैश रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ, उसको जिस टाइम वो एक्रू हुई है उसी टाइम क्या कर लो, कंसीडर कर लो। इसी बेस के ऊपर हमारे क्या है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। थर्ड हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक बिजनेस को जब अपने ही बिजनेस, कम्पिटिटिव बिजनेस के साथ, या अपने ही एक साल से दूसरे साल किसी प्रॉफिट या लॉस का क्या करना हो, कंपैरिजन करना हो, तो हम क्या करेंगे कि आपने अगर कोई मेथड एक साल में यूज किया है, तो आप उसको हर साल चेंज नहीं करेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सेम रखेंगे, उसी मेथड को फॉलो करेंगे हर साल। हर साल फॉलो करने का मतलब क्या है, मान लीजिए हम डेप्रिसिएशन के मेथड को, डेप्रिसिएशन में हमारे पास बहुत सारे मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, और भी कई मेथड हैं। अगर हम एक मेथड, मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज करते हैं, तो हम ऐसा नहीं है कि एक साल हम स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज करेंगे, अगले साल हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड को चूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने एक बार स्ट्रेट लाइन मेथड को चूज कर लिया, तो हम हर साल उसी मेथड को क्या है, चूज करेंगे। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो अपने अपने मेथड्स होते हैं, सभी मेथड्स के क्या है, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो उसमें क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, डिफरेंस आ जाता है, तो एक्चुअल वैल्यू हम नहीं दिखा पाते। लेकिन इस कंसेप्ट का क्या कहना है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही स्टैटिक है। कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस, अगर बिजनेस में कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती है कि जो हमारे अकाउंटेंट है उनको लगता है कि हमें अपने मेथड को चेंज करने की जरूरत है, तो हम उस टाइम पे चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक्स में क्लियर कट शो करना पड़ेगा कि इस वजह से इस मेथड को चेंज किया गया है, और इस मेथड को चेंज करने के कारण इस हमारे जो अकाउंट्स है वो इस टाइप से शो कर रहे हैं कि कुछ प्रॉफिट ज्यादा है या कम है, जो भी हमारी बैलेंस शीट है, जो हमारी पोजीशन है, वो इसकी वजह से चेंजेस आए हैं। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि एक बार अगर हम कोई मेथड फॉलो करते हैं, तो उसी मेथड को हम क्या करेंगे, ईयर टू ईयर फॉलो करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर साल क्या है, हम अपने मेथड को जो है वो चेंज करें। तो इस तरह से ये थे हमारे 3 फंडामेंटल कंसेप्ट। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं, हमारे प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, उन सभी प्रिंसिपल्स को हमें धीरे धीरे पढ़ना है, और ये प्रिंसिपल्स आपके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे पेपर में, तो वीडियो के साथ बने रहिए, अगली वीडियो भी जरूर देखिए। इससे आगे के कंसेप्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। आज हमने 3 किया है, इससे आगे 3 या 4 जैसे भी होगा वो हम करते चले जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आपका सपोर्ट हमें और वीडियोस बनाने के लिए क्या है, एनकरेज करेगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।